अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचीबर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बुर्ज खलीफा की मिस्ट्री के बारे में बताया था और आपको इसी के साथ साथ मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क और उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अब तक बुर्ज खलीफा का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पाया। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ी थी। इसको भी हम डिटेल से समझेंगे और आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के प्रिंस को गोली मारकर इस दुनिया से रुखसत कर देता है और इसी एक सबब की वजह से इस दुनिया में जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो तकरीबन 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट अंपायर खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो के ढेर सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में लड़ी जाती है और आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में ये बहुत सेंसेशनल लगता होगा कि एक सिंगल इवेंट की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस असैसिनेशन को होने से रोक पाते तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होती। लेकिन इसकी रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कोई भी इतनी बड़ी जंग एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से नहीं होती। फिर एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से एक स्पार्क आता है। इधर हम एक इमेजिन करते हैं डायनामाइट्स के पहाड़ को और हम इस छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को ब्लास्ट कर देते हैं और जो धमाका आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो एक्चुअली में हमारी माचिस की वजह से नहीं हुआ। वो एक्चुअली में एक यहाँ डायनामाइट का पहाड़ था, वो इसी वजह से हुआ था। आइए आज की वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। Welcome to Wars of the World. 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा नजर आता था। बीच में एक बड़ा ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर था जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी की कंट्री से बहुत बड़ा था। जर्मनी का जो अंपायर था वो भी आज की जर्मनी के लिहाज से बहुत बड़ा था। तब पोलैंड कोई कंट्री नहीं होती थी। रशिया में रशियन अंपायर था। आज के दिन तुर्की, उसमें ऑटोमन अंपायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब इधर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर यूरोपियन उस टाइम में मोनार्की थे। वहाँ राजा और महाराजा रूल करते थे। इनफैक्ट सिर्फ 3 कंट्रीज थी यूरोप में जो के डेमोक्रेसीज थे, मोनार्कीज नहीं थे, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो थे। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गेरिया, इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहते हैं क्योंकि ये हमारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं 1878 से। रशियन अंपायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक वॉर, जिसमें ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था और रशियन अंपायर दूसरी तरफ था, जो कि इन बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ऑटोमन अंपायर से अलग होने में। फिर जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर को हक दिया गया कि बोस्निया और हार्जेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्परेली, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर ने बोस्निया और हार्जेगोविना को एनेक्स्ट कर दिया, यानी कि उसे इन्वेड कर दिया। उस टाइम का ये एक पॉलिटिकल कार्टून है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें ऑटोमन के सुल्तान अपने हाथ फोल्ड करके खड़े हैं क्योंकि ऑटोमन अंपायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लगी, यानी कि उनमें रेवोल्यूशन हो रही थी। इस टाइम में बल्गेरिया ऑटोमन अंपायर से सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था, जो कि आप सेंटर में देख सकते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। और लेफ्ट में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रियन महाराज जो कि फ्रेंच जोसेफ थे, बोस्निया और हर्जेगोविना को भी छीनने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना
का रीजन है ये 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहा, लेकिन आजादी मिलने की जगह अब यहाँ पर एक और एम्पायर ने इसे आकर कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग थे वो इससे बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो आजाद होना चाहते थे। उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बहुत गुस्सा थे इस चीज को होते हुए देखकर। अब हम इधर बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कहाँ से हुई। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ सोफिया के साथ एनेक्स टेरिटरी में सफर करने जा रहे थे। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि वो इन्हें मारेंगे। सुबह 10 बजे के करीब एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था कैब्रिनोविक फर्डिनांड की गाड़ी पर एक बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये बॉम्ब बाउंस होकर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरता है, जिसमें 20 लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं और फर्डिनांड बचकर भाग जाता है। ये जिस मीटिंग में जा रहे थे ये उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और बोस्नियन मेयर से कहते हैं हम आपके शहर घूमने आए और आपने हमारा वेलकम एक बम से किया। प्रोग्राम कैंसिल करके ये हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं ताकि जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं वो जाकर उनसे मिल सकें। हॉस्पिटल के रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से दूसरी तरफ टर्न ले लेती है। जब ये गाड़ी सही रूट पर मोड़ने लगते हैं तब ये रियलाइज करते हैं ये एक रेवोल्यूशनरी के सिर्फ 5 फीट दूर थे। एक 19 साल के स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम गवरीलो प्रिंसिप था, जिसकी हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, यही वो इंसान है जो कि फर्डिनांड पर गोली चला देता है और उसकी वाइफ सोफी पर भी, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को असैसिनेट कर देता है। गवरीलो प्रिंसिप को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसकी उम्र 20 साल से 2 माह कम थी और लॉ के हिसाब से इनको फांसी नहीं दी जा सकती और इसलिए 20 साल जेल दी जाती है गवरीलो को इस असैसिनेशन के लिए। ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हूँ, मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाव्स को यूनाइट करना और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लाव किस स्टेट का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रिया से हमें आजादी मिल सके। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का बादशाह इस मामले को देखकर आग बगोला हो जाता है और गुस्से में आकर सर्बिया से जंग छेड़ लेता है। रशिया देखता है कि अब सर्बिया कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने, लेकिन जर्मनी देखता है कि रशिया अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। इस बार फ्रांस भी इनसे पीछे नहीं रहता और फ्रांस पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया के सपोर्ट में। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया गया है। इटली एक्चुअली में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अलायंस में था, लेकिन अपनी एग्रीमेंट से इटली पीछे हट जाता है इन दोनों को सपोर्ट करने से, क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था कि अगर हमारे कंट्री के ऊपर अगर हमला होता है तो तब हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लिटरली ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी सर्बिया को इन्वेड कर रहे हैं, यानी कि खुद से हमला कर रहे हैं, तो इससे हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशिया से, तो ऑटोमन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक अलायंस ट्रीटी थी, ट्रिपल एंटेंटे करके उसका नाम था, और इस तरह से एक बड़ी जंग का आगाज होता है, द ग्रेट वॉर, जहाँ पे ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जंग पर आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान जैसी कंट्रीज भी जुड़ जाते हैं इस वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट करने, और ऑब्वियसली जिन कंट्रीज में ब्रिटिश रूल करती हो तो वो कंट्रीज भी इस वॉर में शामिल हो जाती हैं। क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर्स की जरूरत थी, तो सबसे आसान ऑप्शन ये रहेगा कि जिन कंट्रीज में ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर रखा है ऑब्वियसली उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए सोल्जर्स की तरह। तो इसमें बहुत से इंडियंस भी जाते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की हमायत में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर से ही वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये सारी कंट्रीज क्यों इतनी ईगर थी एक दूसरे से जंग करने में। आज के दिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इतनी सारी कंट्रीज के दरमियान जंग तो नहीं होगी, तो उस टाइम ऐसा क्या था? इसके चंद 4 रीजंस बताई जाती हैं, जिनमें नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और अलायंसेस। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे कोई नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।